मित्रों, आज का हमारा विषय है पास्ट टेंस। हमारा जो इंग्लिश का जो फर्स्ट टॉपिक है टेंस एंड सीक्वेंस ऑफ द टेंसेज, उसमें हमने एक पार्ट पढ़ लिया है जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस पूरा कर लिया था कल वाले वीडियो में। आज के वीडियो में हम दूसरे नंबर का जो टेंस है पास्ट टेंस, उसको इसी वीडियो में पूरा करेंगे। इसी वीडियो में हम पास्ट सिंपल टेंस को, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस को, पास्ट परफेक्ट टेंस को और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस यानी चारों टेंसों को कल प्रेजेंट टेंस की तरह शॉर्ट एंड अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पास्ट टेंस, तो जैसे प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट्स में बांटा गया था, उसी तरह पास्ट टेंस को भी 4 पार्ट्स में बांटा गया है। पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हर टेंस में 4 पैटर्न होते हैं और 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेज, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज। तो वहाँ भी मैंने पैटर्न बताए थे चारों के। आज फिर मैं हर टेंस के साथ रिवाइज करूँगा ताकि आपका रिवीजन भी हो सके और आपको याद भी हो सके। तो चाहे कोई सा भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो, चाहे पास्ट सिंपल हो, चाहे फ्यूचर सिंपल हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस हो, चाहे पास्ट कॉन्टीन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हो, यानी जो 12 टेंस हमने कल आपको बताए थे, तो 12 के 12 जो टेंस है उसका चाहे कोई सा भी पैटर्न हो वो बिल्कुल सेम चलता है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेज जो हैं उनका पैटर्न हमने कल पढ़ा था, वो ही पैटर्न आज इस पास्ट टेंस में भी हम फॉलो करेंगे। यानी पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा या फिर पास्ट कॉन्टीन्यूस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो कोई सा भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो, सकारात्मक सेंटेंस होता है, तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद हम मेन वर्ब का यूज़ करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का, उसके बाद जो रेस्ट ऑफ दी जो पार्ट्स हैं, रेस्ट ऑफ दी जो वर्ड्स हैं, उनका हम लास्ट में यूज़ करते हैं और लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज यहाँ पर करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। यहाँ कोष्टक में मैंने एक बात लिखी है कि पास्ट इंडेफिनेट नो हेल्पिंग वर्ब, यानी कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट के सकारात्मक वाक्यों में भी आपको बताया था कि प्रेजेंट सिंपल के सकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। वहाँ पर डायरेक्ट मैन वर्ब का प्रयोग होता था, या तो वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते थे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का प्रयोग हम करते थे। ठीक उसी तरह से पास्ट इंडेफिनेट में भी जो सकारात्मक वाक्य होंगे वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। तो पास्ट सिंपल में जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो पैटर्न बनेगा वो इस तरह से बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ब होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद ईटीसी होगा। अब ये मेन वर्ब कौन सी होगी, तो ये हम जैसे जैसे पास्ट सिंपल पढ़ेंगे तो उसके पार्ट्स में हम इसकी एच वी और एम वी वहाँ पर पढ़ेंगे। पास्ट कॉन्टीन्यूस पढ़ेंगे इसी वीडियो में, वहाँ पर उसी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, मेन वर्ब कौन सी होती है वो पढ़ेंगे। इसी तरह से चारों जो पार्ट्स हैं उसके साथ हम उनकी एच वी और एम वी को पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ मैंने पैटर्न बताए हैं जो हमें चारों टेंस में फॉलो करना है। उसके बाद दूसरे नंबर का जो सेंटेंसेज होते हैं वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेज यानी नकारात्मक वाक्य। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में थोड़ा सा अंतर है, नोट। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में एच वी के बाद डायरेक्ट एम वी का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेज में दोनों के बीच में हम यहाँ पर नोट का यूज करते हैं। उसके बाद सेम वर्ड्स हैं, ऑब्जेक्ट है, ईटीसी है। तीसरे नंबर पर है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज यानी प्रश्नात्मक वाक्य। तो प्रश्नात्मक वाक्य 2 तरह के होते हैं, एक वो होते हैं जिनका जवाब यस या नो टाइप होता है, और एक WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेज होते हैं। तो कल भी मैंने आपको उस पैटर्न को बताया था, आज भी हम बता रहे हैं कि यस नो टाइप जो क्वेश्चन होगा उसमें जो हम वाक्य की शुरुआत करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, उसके बाद में हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब का यूज़ करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, उसके बाद ईटीसी और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन का हम यूज़ करते हैं। WH वर्ड से यदि हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले WH वर्ड होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी। तो कल वाला सेम पैटर्न है, केवल एच वी और एम वी हमें बदलनी है टेंस के अनुसार।
तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको याद रखने की जो ज़रूरत है, बार बार मैं कह रहा हूँ, और हमारे जो परीक्षा में भी पूछी जाएंगी वो जो प्रश्न होगा वो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब से रिलेटेड होगा। और जब हमारे तीनों टेंस पूरे हो जाएंगे तो एच वी और एम वी का चूज हम कैसे करते हैं, वो जो प्रैक्टिस है, जिस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं उन पर हम प्रैक्टिस करेंगे। चौथे नंबर के जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज। इसके पैटर्न की हम बात करें तो यहाँ भी दो पैटर्न होंगे, यस नो टाइप का अलग होगा और डब्ल्यू एच वर्ड का अलग होगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज हम करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, उसके बाद नोट, उसके बाद मैन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी और साइन ऑफ इंटरोगेशन। डब्ल्यू एच वर्ड वालों की बात करें तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद मैन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी। तो थोड़ा सा अंतर है, यानी इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से, और यदि डब्ल्यू एच वर्ड है क्यों, क्या, कहाँ, कैसे, यदि ये हमारे शब्द हैं तो उस वाक्य की शुरुआत हम डब्ल्यू एच वर्ड से करते हैं। बाकी का जो पैटर्न है वो आप देख सकते हैं सेम है, केवल एक ही शब्द एक्स्ट्रा में जुड़ा है, वो है डब्ल्यू एच वर्ड। चाहे वो प्रश्नात्मक नकारात्मक हो, चाहे वो वाक्य प्रश्नात्मक हो, सिर्फ और सिर्फ इस वर्ड का अंतर होगा, बाकी का जो पैटर्न है वो सेम रहता है। इसलिए दोनों पैटर्न को याद करने में हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो इस तरह से पास्ट टेंस के जो चारों जो प्रकार हैं उसमें हम जो ऊपर जो पैटर्न्स देखे हैं उनको हमें फॉलो करना है। अब हमारा पास्ट टेंस का जो पहला जो पार्ट्स है वो है पास्ट सिंपल टेंस। यानी जैसे हमने कल प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स हमने पढ़े थे, उसी तरह से आज के इस वीडियो में हम पास्ट के जो चारों पार्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे, ताकि समय पर हमारा जो कोर्स है इंग्लिश का वो पूरा हो सके। क्योंकि यदि हम अलग अलग बनाएंगे, पास्ट सिंपल का एक दिन बनाएं, पास्ट कॉन्टीन्यूअस का एक दिन बनाएंगे, तो हमारा जो समय है जो वीडियो बनाने का वो भी बहुत दिन लग जाएंगे। और आपका जो पाठ्यक्रम है, क्योंकि हमें अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी करनी है, साइंस के प्रश्न भी करना है, ज्योग्राफी हमारी अभी बाकी है, पॉलिटी हमारी बाकी है, तो मैं चाहता हूँ मैथ और रीजनिंग इन दो को छोड़कर सारे जो पार्ट्स हैं वो मैं आपको इस चैनल पर पूरा करवाना चाहता हूँ। तो चलते हैं, आज का जो पहला जो हमारा टेंस है वो है पास्ट सिंपल टेंस। मैंने आपको बताया था कि हर टेंस में सिर्फ दो चीज़ें बदलती हैं, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, तो इनको ही हमें याद रखना है। पैटर्न हमने एक टेंस में याद कर लिया सकारात्मक का, तो सभी में वो ही पैटर्न चलेगा। तो इस तरह से जो 4 पैटर्न हैं वो 12 टेंस में सेम रूप से उनका प्रयोग होगा। तो पास्ट सिंपल की बात करें तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा डिड, केवल नकारात्मक और प्रश्नात्मक वाक्यों में। स्पेशल जो चीज़ें हैं वो आपको याद करनी है, रट लेनी है कि पास्ट सिंपल में डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग केवल और केवल कैसे वाक्यों में होगा, उन्हीं वाक्यों में होगा जो वाक्य या तो नकारात्मक होगा या फिर प्रश्नात्मक होगा या फिर प्रश्नात्मक नकारात्मक होगा। क्योंकि हमने पैटर्न में भी पढ़ा था कि पास्ट सिंपल के सकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। दूसरी बात आपको रटनी है, कल मैंने आपको बताया था डू डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, उसी तरह से ये भी आपको अंग्रेजी में रट लेना है। यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग कहीं हुआ है तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। ये चीज़ें हमें याद करने से हमें जो वाक्य जो हम बनाएंगे, वाक्य जो हम देखेंगे वो गलत नहीं होंगे। क्योंकि हमें पता है यदि किसी वाक्य में हमें डिड दिख रहा है तो हमें ये कन्फर्म है कि आगे आने वाली जो वर्ब होगी वो फर्स्ट फॉर्म में होगी। इसीलिए मैं ये जो चीज़ें हैं वो आपको बता रहा हूँ कि इनको फिक्स याद रख लेना है कि पास्ट सिंपल के सकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, डिड का प्रयोग नहीं होता, केवल नकारात्मक प्रश्नात्मक वाक्यों में डिड का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात होगी कि जब वाक्य नकारात्मक और प्रश्नात्मक होगा और हम डिड का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ जो मैन वर्ब का जो प्रयोग होगा उसकी कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। मैन वर्ब की हम बात करते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, केवल किसमें, सकारात्मक वाक्यों में। क्यों होगा, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि सकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब यानी डिड का प्रयोग नहीं होगा, और डिड का प्रयोग नहीं होगा तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का वहाँ पर प्रयोग करेंगे। नोट भी लिखा है कि सभी के साथ डिड का प्रयोग, यानी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कितनी हेल्पिंग वर्ब है, एक ही है। क्योंकि कल हमने जैसे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस पढ़ा था उसमें 3 हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स थी, इज़, आ, एम।
तो वहाँ पर हम 3 हेल्पिंग वर्ब्स की वजह से हमें ये भी याद रखना होता था कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन कई टेंस ऐसे हैं जहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो उसी का हम सभी के साथ प्रयोग करते हैं, क्योंकि संस्कृत में एक सूक्ति भी है, एकः एव पुत्रः स एव ज्येष्ठः स एव कनिष्ठः। यानी किसी के मान लीजिए एक ही बेटा है तो बड़ा बेटा भी वही होगा और छोटा बेटा भी वही होगा। तो उसी नियम का यहाँ पर हम फॉलो करें तो मान लीजिए किसी टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सारे सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे आई हो, चाहे वी हो, सभी के साथ हम डिड का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य। सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। सकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, सकारात्मक वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। ये चीज़ें हम ऊपर पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल हम देखें, ही प्लेड वेल, उसने अच्छा खेला। तो यहाँ पर ही है, ही के साथ सेकंड फॉर्म हमने यूज़ की है। आई गेव हिम ए पेन, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं आई के साथ भी सेकंड फॉर्म है। दे केम टू मी यस्टरडे, तो देख सकते हैं दे के साथ भी सेकंड फॉर्म है। वी वेंट टू जयपुर लास्ट संडे, और वी के साथ भी सेकंड फॉर्म है। तो इस तरह से देख सकते हैं पास्ट सिंपल में आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, सिर्फ ये बात याद रखनी है कि सकारात्मक वाक्य है तो डायरेक्ट हमें चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो सेकंड फॉर्म का वहाँ पर प्रयोग करना है। उसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेज। नेगेटिव सेंटेंस में हम पढ़ चुके हैं डिड का प्रयोग होगा, और जहाँ पर भी डिड का प्रयोग हो जाता है वहाँ पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। पैटर्न हम पढ़ चुके हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट, उसके बाद एमवी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में ईटीसी। जो भी रेस्ट ऑफ द वर्ड्स हैं उनका प्रयोग हम लास्ट में करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है ही डिड नॉट आस्क मी एनी क्वेश्चंस, उसने मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछा। ही डिड नॉट आस्क मी एनी क्वेश्चन, उसने मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछा। यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा, यहाँ पर गलती से मैंने साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया है, क्योंकि जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में फुल फॉर्म का प्रयोग होता है। दूसरा एग्जाम्पल है ही डिड नॉट कम टू मी यस्टरडे, वह कल मेरे पास नहीं आया। तो यहाँ पर देख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब डिड है। तो डिड के कारण यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव होने के कारण हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डिड का प्रयोग किया गया है। दे डिड नॉट प्ले वेल, उन्होंने अच्छा नहीं खेला। तो यहाँ पर सब्जेक्ट दे है तो इसके साथ भी हम डिड का प्रयोग करते हैं, और डिड होने के कारण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई डिड नॉट गिव हिम ए पेन, मैंने उसे एक पेन नहीं दिया। तो आई है सब्जेक्ट, उसके साथ भी डिड, और डिड के कारण यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। तीसरे नंबर का जो सेंटेंस होता है वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, यानी प्रश्नात्मक वाक्य। तो प्रश्नात्मक वाक्यों में भी उसी हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग करेंगे डिड का, और पैटर्न हम पढ़ चुके हैं, या तो वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करते हैं या फिर WH वर्ड से। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हेल्पिंग वर्ब वाले हैं, यस नो टाइप है, और कुछ WH वर्ड से हमारे जो एग्जाम्पल हैं उनकी शुरुआत होगी। जैसे पहला एग्जाम्पल है डिड यू सी द थीफ, क्या तुमने चोर को देखा। तो यहाँ से इसका जो आंसर होगा वो यस नो टाइप होगा। यदि देखा है तो उसका आंसर यस होगा, यदि नहीं देखा है तो उसका आंसर नो होगा। तो यस नो टाइप क्वेश्चन की शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, और उसकी हिंदी में शुरुआत क्या शब्द से हम करते हैं कि क्या तुमने चोर को देखा। तो डिड के कारण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रश्नात्मक होने के कारण डिड का प्रयोग, और यस नो टाइप होने के कारण शुरुआत डिड से। डिड ही हेल्प यू, क्या उसने तुम्हारी मदद करी, सेम पैटर्न है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाट डिड ही राइट इन द आंसर शीट, उसने उत्तर पुस्तिका में क्या लिखा। वाट यानी क्या, डिड ही राइट, डिड का प्रयोग प्रश्नात्मक होने के कारण, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड के कारण, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। वाई डिड ही गो टू जयपुर, वह जयपुर क्यों गया या वह जयपुर क्यों गया था। तो इसकी शुरुआत वाई से, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या ईटीसी। तो डिड के कारण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चौथा जो प्रकार होता है हमारे हर टेंस का, वो होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो प्रश्नात्मक भी है साथ में नकारात्मक भी है। तो इसमें सिर्फ जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसके अलावा सिर्फ एक शब्द का एक्स्ट्रा प्रयोग करना होता है, वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में हम नोट का प्रयोग करते हैं। जैसे ऊपर वाले का ही मैंने प्रश्नात्मक नकारात्मक बनाया है,
कि डिड यू सी द थीफ, वहाँ पर हमने ये पढ़ा था क्या तुमने चोर को देखा। यहाँ पर नोट हमने ऐड किया है, तो इसका जो मीनिंग होगा वो इस तरह से होगा कि डिड यू नॉट सी द थीफ, क्या तुमने चोर को नहीं देखा। तो इसका जो आंसर है वो भी यस नो टाइप है, इसलिए इसकी शुरुआत भी हेल्पिंग वर्ब से। यहाँ पर एक बात मैं और क्लियर करना चाहता हूँ, और का मतलब अथवा लगाकर मैंने लिखा है कि डिडंट यू सी द थीफ। यदि हम नोट को हेल्पिंग वर्ब के साथ भी यूज कर सकते हैं, यानी हमारा जो नोट शब्द है वो चाहे कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब हो, उसके साथ हम उसको टैग लगा करके हम उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे डिडंट, तो यहाँ पर डिड नोट का हम एक साथ यूज़ करेंगे, उसको बोलेंगे डिडंट भी लिख सकते हैं। तो जब हम एक साथ लिखेंगे तो यहाँ से नोट हट करके और वो डिड के साथ आ जाएगा, बाकी पैटर्न सेम रह जाएगा, यू सी द थीफ, तो डिडंट यू सी द थीफ। तो आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, आपका जो वाक्य होगा वो गलत नहीं होगा। दूसरा जो सेंटेंस है, एग्जाम्पल है कि डिड राकेश नोट कम टू यू, क्या राकेश तुम्हारे पास नहीं आया। प्रश्न की शुरुआत डिड से, डिड के कारण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव होने के कारण यहाँ पर नोट का प्रयोग, इंटेरोगेटिव होने के कारण साइन ऑफ इंटेरोगेशन। व्हाट डिड ही नोट राइट इन द बुक, उसने किताब में क्या नहीं लिखा। तो क्या इसका जो शब्द है, इसलिए हम यहाँ पर वाट का प्रयोग करेंगे, और WH वर्ड के बाद हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग, नेगेटिव होने के कारण नोट और डिड के कारण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वाई डिड वी नॉट गो टू जयपुर, हम जयपुर क्यों नहीं गए। तो आप देख सकते हैं चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे वी हो, चाहे ही हो, चाहे राकेश हो, सभी के साथ यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, उसका हम यूज करते हैं। दूसरे नंबर का जो हमारा टेंस है वो है पास्ट कॉन्टीन्यूअस, तो सिर्फ वर्ब बदलती है। तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस की हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कल मैंने आपसे चर्चा भी करी थी कि मोस्ट ऑफ जो हेल्पिंग वर्ब है जिसके बाद में एस है, उसका प्रयोग हम एक वचन के साथ यानी सिंगुलर नाउन्स के साथ हम उसका प्रयोग करते हैं। लिख भी दिया है, यदि वाक्य का कर्ता ही, सी, इट और आई यह सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। यू, वी, दे प्लूरल नाउन के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ अलग है, किसी भी सेंटेंस में जो प्लूरल नाउन यानी जो हेल्पिंग वर्ब है, तो वहाँ पर आई के साथ हम उसका यूज करते हैं। जैसे कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था, दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक तो हैज और एक हैव। तो वहाँ हमने पढ़ा था कि एस वाली जो है वो सिंगुलर के साथ होती है। तो वहाँ पर हमने दो ग्रुप बनाए थे, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज, और आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग हम करते हैं। तो वहाँ पर जो आई था वो प्लूरल वाले ग्रुप में था, लेकिन यहाँ पर वाज वर्ब में आपको सावधानी बरतनी है कि जो आई है उसका प्रयोग हम सिंगुलर नाउन वाले ग्रुप में इसका प्रयोग करते हैं, यानी आई के साथ भी यहाँ पर हम वाज का प्रयोग करते हैं। तो दो हेल्पिंग वर्ब हैं, तो दोनों के ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट मैंने बता दिए हैं कि वाज के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और वर के साथ किन किन सब्जेक्ट्स का यूज होता है। अब हमारा टेंस का नाम है कॉन्टीन्यूअस। तो कल मैंने बताया था जो 12 टेंस है उनमें से जो 6 टेंस है वो कॉन्टीन्यूअस है। तो कोई सा भी कॉन्टीन्यूअस टेंस हो उसमें आईएनजी के फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वाज और वर, और मेन वर्ब हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। ही वाज प्लेइंग, वह खेल रहा था। तो ही के कारण यहाँ पर वाज का प्रयोग और कॉन्टीन्यूअस होने के कारण आईएनजी का प्रयोग। आई वाज रीडिंग ए बुक, आई के कारण यहाँ पर वाज का प्रयोग, कॉन्टीन्यूअस होने के कारण यहाँ पर आईएनजी का प्रयोग। दे वर डांसिंग, वे नाच रहे थे, दे के कारण व का प्रयोग, आईएनजी का प्रयोग। रेखा वाज सिंगिंग, रेखा एक वचन है इसलिए वाज का प्रयोग। यू वाज स्लीपिंग, यू के साथ वर का प्रयोग और आईएनजी का प्रयोग। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेज हैं। तो नेगेटिव का जो पैटर्न होगा वो सिंपल पास्ट की तरह ही होगा। एच वी और एम वी के बीच में हमें सिर्फ क्या लगाना है, नॉट। तो ही वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था। ही के कारण वाज का प्रयोग, नेगेटिव के कारण नॉट का प्रयोग और कॉन्टीन्यूअस होने के कारण आईएनजी का प्रयोग। आई वाज नॉट रीडिंग अ बुक, आई के कारण वाज का प्रयोग, नेगेटिव नॉट, कॉन्टीन्यूअस आईएनजी। दे वर नॉट डांसिंग, वे नहीं नाच रहे थे, दे के कारण व का प्रयोग, नेगेटिव नॉट, कॉन्टीन्यूअस आईएनजी।
अगला जो वाक्य है इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नात्मक वाक्य, शुरुआत या तो हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से। वाज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा था। यस नो टाइप होने के कारण शुरुआत वाज से, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है, और कॉन्टिन्यूस होने के कारण ING। वाज राधा रीडिंग अ बुक, राधा के कारण वाज का प्रयोग, ING का प्रयोग। वर दे ईटिंग फूड, दे के कारण व का प्रयोग। तीनों के तीनों यस नो टाइप क्वेश्चन है, इसलिए शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से। WH वर्ड के देखें तो वेयर वर पीपल वॉचिंग मूवी, लोग मूवी कहाँ देख रहे थे। तो यहाँ जो प्रश्न उसमें कहाँ शब्द आ रहा है, इसलिए इसकी शुरुआत वेयर से करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद MV। और MV का हमें पता ही है कॉन्टिन्यूस टेंस, इसलिए ING। और यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसलिए व का प्रयोग। वाई व दे कॉलिंग यू, वे तुम्हें क्यों बुला रहे थे। तो क्यों शब्द है, इसलिए वाई का प्रयोग, दे के कारण वर का प्रयोग, और कॉन्टिन्यूस के कारण ING का प्रयोग। चौथा जो हमारा टाइप है वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नात्मक भी और नकारात्मक भी। अंतर सिर्फ क्या है, नोट शब्द का है कि प्रश्नात्मक शब्द में नोट नहीं था, यहाँ पर हमें सब्जेक्ट और MV के बीच में नोट का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, वॉज सी नॉट कुकिंग फूड, क्या वह भोजन नहीं पका रही थी, बना रही थी। तो सी के कारण वॉज का प्रयोग, नेगेटिव का नोट का प्रयोग, और कॉन्टिन्यूस के कारण ING का प्रयोग। वर दे नॉट रनिंग इन द मॉर्निंग, क्या वह सुबह नहीं दौड़ रहे थे। दे के कारण व का प्रयोग, नेगेटिव का नोट का प्रयोग, कॉन्टिन्यूस के कारण ING का प्रयोग। वाई वर दे नॉट लाफिंग, वे क्यों नहीं हंस रहे थे। क्यों शब्द होने के कारण वाई का प्रयोग, दे के कारण व का प्रयोग, नेगेटिव नॉट, कॉन्टिन्यूस ING। वाट व यू नॉट ईटिंग, तो पैटर्न भी आप देख सकते हैं, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट वो HV, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नोट, उसके बाद में MV, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, फिर ETC लगाएं, फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। उसके बाद में तीसरा जो हमारा टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट। बिल्कुल फास्टली हम चलेंगे क्योंकि सिर्फ दो चीज़ बदल रही हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हैड सभी के साथ, तो जैसे हम डिड का प्रयोग करते थे, लेकिन डिड में एक चीज़ हमें याद रखनी थी कि सकारात्मक वाक्यों में डिड का प्रयोग नहीं होता था। तो यहाँ भी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड, सभी के साथ हैड का प्रयोग होगा। और चाहे वाक्य हमारा सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, चाहे प्रश्नात्मक हो चाहे प्रश्नात्मक नकारात्मक हो, सभी में हमें हैड का प्रयोग करना है। मैन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, क्योंकि कल भी हमने पढ़ा था कि जिस तरह से हैज़ और हैव यदि हेल्पिंग वर्ब है तो इंग्लिश में हमेशा उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक उसी तरह से हमें ये बात रट लेनी है कि ऐड के बाद हमेशा इंग्लिश में वी थर्ड का प्रयोग किया जाता है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। हम देखते हैं सकारात्मक वाक्य जिसकी शुरुआत हम सब्जेक्ट से करते हैं। आई स्लेप्ट आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें नोटिस करनी है कि जो परफेक्ट जो टेंस होगा उसमें मोस्ट ऑफ हमें दो वाक्य मिलेंगे, और जो दो वाक्य हैं वो या तो आफ्टर से जुड़े हुए मिलेंगे या फिर बिफोर से। तो आफ्टर का हिंदी में अर्थ होता है बाद में, और बिफोर का अर्थ होता है पहले। तो ये एक ट्रिक भी आप इसको मान सकते हैं। यदि हमारा वाक्य आफ्टर से जुड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए आफ्टर से जुड़ा हुआ है, तो जो पास्ट परफेक्ट का यूज होगा वो बाद वाले वाक्य में होगा। तो इस तरह से हमें याद रख सकते हैं, आफ्टर यानी होता है बाद में, तो पास्ट परफेक्ट का यूज भी बाद में। यदि हमारा वाक्य देख सकते हैं कि बिफोर से जुड़ा हुआ है, तो बिफोर का हिंदी में मीनिंग होता है पहले, तो हमें पास्ट परफेक्ट का यूज करना है पहले। मीनिंग दोनों का सेम है, दोनों वाक्यों को हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो दूसरा जो सेंटेंस होगा वो होगा पास्ट इंडेफिनेट। तो ये जो पास्ट परफेक्ट के जो वाक्य मिलेंगे ये प्रायः दो वाक्य इसमें मिलेंगे। एक वाक्य होगा पास्ट इंडेफिनेट का और दूसरा वाक्य होगा पास्ट परफेक्ट का। तो पास्ट परफेक्ट का यूज कहाँ होगा वो मैं आपको बता चुका हूँ। यदि सेंटेंस आफ्टर से जुड़ा हुआ है, दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ मैं, आपको ध्यान से सुनना है। यदि वाक्य किससे जुड़ा आफ्टर से, तो आफ्टर यानी बाद में, तो पास्ट परफेक्ट का यूज़ बाद में। बिफोर का मतलब पहले, तो पास्ट परफेक्ट का मतलब पहले। अब इसका हिंदी में हम मीनिंग देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आई स्लेप्ट, मैं सो गया था, आफ्टर यू हैड स्लेप्ट, तुम्हारे सोने के बाद में, यानी तुम्हारे सोने के बाद में मैं भी सो गया था। तो यहाँ हम पहचान पढ़ते थे चुका था, चुकी थी, तो उस तरह से हमें नहीं देखना है। हमें देखना है कि कार्य हमारा पूरा हो गया था, तो हमें पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना है।
तो आई स्लेप्ट आफ्टर यू हैड स्लेप्ट, यानी तुम्हारे सोने के बाद मैं भी सो गया था। इसी वाक्य को हम बिफोर से बनाएं तो बिफोर से इस तरह बनेगा कि आई हैड स्लेप्ट बिफोर यू स्लेप्ट, यानी तुम्हारे सोने से पहले मैं सो गया था। तो किसी भी तरह से बनाएं, लेकिन हमें नोटिस करना है कि पहले कौन सा टेंस आएगा, क्योंकि परीक्षा में इधर भी ब्लैंक आ सकता है और इधर भी आ सकता है। तो आपको इन शब्दों पे गौर करना है कि हमें किस तरफ इंडेफिनेट भरना है, किस तरफ पास्ट परफेक्ट भरना है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें कि राम वेंट आफ्टर यू हैड कम हेयर, तुम्हारे यहाँ आने के बाद राम यहाँ से गया। तो आफ्टर यू हैड कम हेयर, तुम्हारे यहाँ आने के बाद राम वेंट, राम यहाँ से गया। सी हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुँचने से पहले सी हैड लेफ्ट, वो यहाँ से चली गई थी, यहाँ से जा चुकी थी। किसी भी तरह से हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर आफ्टर और बिफोर का हमें विशेष सावधानी से ध्यान रखना है। नेगेटिव सेंटेंस है, सेम रूल्स होंगे, बिफोर आफ्टर से कनेक्ट होंगे वाक्य। सिर्फ हमें हैड और एम की थर्ड फॉर्म के बीच में नोट का यहाँ पर यूज़ करना है कि राधा हैड नॉट गोन बिफोर श्याम केम, यानी श्याम के आने से पहले राधा नहीं गई थी। राधा हैड नॉट गोन, राधा नहीं गई थी बिफोर श्याम केम, श्याम के आने से पहले। तो यहाँ देख सकते हैं दोनों जो सेंटेंस हैं वो बिफोर से कनेक्ट हैं, और बिफोर का मतलब होता है पहले, इसलिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज़ भी पहले। राकेश हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर राहुल केम, राकेश ने अपना कार्य समाप्त नहीं किया था बिफोर राहुल केम, राहुल के आने से पहले। तो इसको सीधे से भाषा में बोलें कि राहुल के आने से पहले राकेश ने अपना कार्य समाप्त नहीं किया था। रजनी हैड नॉट स्लेप्ट बिफोर हर फादर केम, रजनी नहीं सोई थी बिफोर हर मदर केम, उसकी माँ के आने से पहले, यानी उसकी माँ के आने से पहले रजनी नहीं सोई थी। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कनेक्ट है बिफोर से, तो यहाँ पर बिफोर यानी पहले हम पास्ट परफेक्ट और बाद में पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सभी सेंटेंस आप देख सकते हैं कि जो दूसरा जो हमारा सेंटेंस है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का हमने प्रयोग किया है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो वो ही पैटर्न रहेगा, शुरुआत दो तरह से, यस नो टाइप हेल्पिंग वर्ब से, बाकी WH वर्ड से। कि हैड ही ड्रंक मिल्क बिफोर यू केम, क्या तुम्हारे आने से पहले उसने दूध पी लिया था। हैड ही ड्रंक मिल्क, क्या उसने दूध पी लिया था बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले। तो आप देख सकते हैं हिंदी में वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है, इसलिए हम हैड से इसकी शुरुआत करते हैं। कनेक्ट है बिफोर से, इसलिए यहाँ पर जो पास्ट परफेक्ट का यूज होगा वो पहले वाले सेंटेंस में किया जाएगा। हैड द स्टूडेंट्स कम बिफोर द टीचर केम, क्या छात्र अध्यापक के आने से पहले आ गए थे या आ चुके थे। डिड यू रिमेंबर मी आफ्टर आई हैड गॉन, क्या मेरे जाने के बाद तुमने मुझे याद किया। डिड यू रिमेंबर, क्या तुमने याद किया आफ्टर आई हैड गॉन, मेरे जाने के बाद में। तो ये सेंटेंस आफ्टर से कनेक्ट है, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज हम बाद वाले वाक्य में करते हैं। पहले वाले वाक्य में हमने पास्ट इंडेफिनेट का यूज हमने यहाँ पर किया है। हैड है, परफेक्ट टेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिड यू रीड आफ्टर आई हैड गॉन, या मेरे जाने के बाद में तुमने पढ़ा। और डिड यू रीड, क्या तुमने पढ़ा आफ्टर आई हैड गॉन, मेरे जाने के बाद में। वेयर हैड राम गॉन बिफोर द रेन स्टार्टेड, बारिश शुरू होने से पहले राम कहाँ गया था। तो यहाँ पर कहाँ शब्द आ रहा है, इसलिए हम वाक्य की शुरुआत वेयर से करेंगे। बिफोर से वाक्य कनेक्ट है, इसलिए पहले हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। पास्ट परफेक्ट होने के कारण हेड का प्रयोग, हेड के कारण वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, और वाक्य प्रश्नात्मक होने के कारण साइन ऑफ इंटरोगेशन का प्रयोग। तो सारी चीज़ें देख सकते हैं, हर चीज़ को एक एक चीज़ को हमने यहाँ ध्यान रखना है। चिन्ह का भी रखना है, हेल्पिंग वर्ब का भी ध्यान रखना है, सब्जेक्ट का जो क्रम है वो भी आपको ध्यान रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी ध्यान रखना है, बिफोर आफ्टर शब्द का भी आपको ध्यान रखना है। वाई हैड यू डन दिस बिफोर आई टोल्ड, मेरे बताने से पहले तुमने इसको क्यों किया। वाई यानी क्यों, हैड यू डन तुमने किया, दिस इस कार्य को, बिफोर आई टोल्ड मेरे बताने से पहले। तो यहाँ देख सकते हैं बिफोर का यूज हुआ है, तो पहले हेड का प्रयोग और बाद में पास्ट इंडेफिनेट का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इसी तरह से सेम रूल हमें इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी फॉलो करना है कि डिड राधा नोट कम आफ्टर श्याम हैड गॉन। तो यहाँ देख सकते हैं नोट भी है, साइन ऑफ इंटरोगेशन भी है।
वाक्य यस नो टाइप, इसलिए वाक्य की शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से कर रहे हैं। वाक्य का जो कनेक्शन है वो आफ्टर से है, तो जो पास्ट परफेक्ट का यूज होगा वो बाद में हमने यहाँ पर किया है कि डिड राधा नोट कम, क्या राधा नहीं आई थी आफ्टर श्याम हैड गोन, श्याम के जाने के बाद। तो क्या श्याम के जाने के बाद राधा नहीं आई। हैड राहुल नोट कम बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले क्या राधा नहीं आई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्ट है बिफोर से, तो हैड का प्रयोग हम करेंगे पहले। नोट का प्रयोग भी है, साइन ऑफ इंटरोगेशन भी है। वाई हैड यू नॉट स्टार्टेड कुकिंग बिफोर योर मदर केम, तुम्हारी माँ के आने से पहले तुमने कुकिंग स्टार्ट क्यों नहीं की। वाक्य जुड़ा हुआ है बिफोर से। हिंदी में शब्द आया है क्यों, तो वाक्य की शुरुआत WH वर्ड से, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, हैड के कारण वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में आप ये देखना है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING नहीं है। इसको आप ING ना समझे, ये है नाउन। कुकिंग यानी भोजन, भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम कुकिंग कहते हैं। जैसे डांसिंग है तो आई लाइक डांसिंग, इस तरह से कोई बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की ING का प्रयोग वो कर रहा है। डांसिंग नाउन है, कुकिंग एक नाउन है, सिंगिंग एक नाउन है, तो इस तरह से ये यहाँ पर नाउन है। लास्ट हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। चौथा जो प्रकार है इसकी हेल्पिंग वर्ब की हम बात करें तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, यानी हैड के साथ सिर्फ एक शब्द जोड़ना है बीन। सभी के साथ, क्योंकि यहाँ भी एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सभी के साथ इसका यूज़ किया जाएगा। और वाक्य कॉन्टीन्यूस होने के कारण आपको पता ही है कि कोई सा भी कॉन्टीन्यूस हो वहाँ पर ING का प्रयोग हम करते हैं। दूसरी बात हमें जो याद रखनी है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस से जो प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का चाहे फ्यूचर का हो, वहाँ पर आपको सिंस और फॉर का प्रयोग भी करना है। यूज प्रेजेंट टेंस की तरह, उसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस की तरह, यानी पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का प्रयोग करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम है तो बिफोर का प्रयोग हम करेंगे। सॉरी, बिफोर नहीं, फॉर का प्रयोग हम करते हैं। सिंस और फॉर, जो भी चीज़ें यहाँ पर मिसप्रिंट हैं उनको हाथों हाथ आपको ठीक करना है, तो सिंस और फॉर का हमें प्रयोग करना है। सकारात्मक वाक्यों को हम देखें तो हैड बीन यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और कॉन्टीन्यूस होने के कारण ING का प्रयोग है। सकारात्मक वाक्यों की शुरुआत हम सब्जेक्ट से करते हैं, तो ही हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों से वह इस कंपनी में काम कर रहा था। कितने सालों से? 5 सालों से। ईयर शब्द होने के कारण हमने यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया है। दे हैड बीन रीडिंग दैट बुक फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटे से इस किताब को पढ़ रहे थे। तो दैट बुक, उस बुक को, दे हैड बीन रीडिंग, वो पढ़ रहे थे, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। तो यहाँ आवर्स शब्द होने के कारण हमने फॉर का प्रयोग किया है। सी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2018, यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस का प्रयोग हुआ है। सी हो चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट्स हो, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में हैड बीन का प्रयोग किया है, साथ में ING का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं तो ही हैड नॉट बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 ईयर्स, उन्हीं सेंटेंस का मैंने नेगेटिव बनाया है। अंतर सिर्फ हैड और बीन के बीच में हमें नोट का यूज़ करना है कि वह इस कंपनी में 5 सालों से काम नहीं कर रहा था। तो ईयर शब्द होने के कारण फॉर का प्रयोग, नेगेटिव होने के कारण नोट का प्रयोग, और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होने के कारण HV हैड बीन, और कॉन्टीन्यूस होने के कारण ING का प्रयोग, और नेगेटिव है इसलिए वाक्य की शुरुआत हम सब्जेक्ट से यहाँ पर करें हैं। दे हैड नॉट बीन रीडिंग दैट बुक फॉर 2 आवर्स, वे इस बुक को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे। सी हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस दिसंबर, वह दिसंबर से अंग्रेजी नहीं सीख रही थी। सी, हैड, फिर नॉट, फिर बीन, फिर ING, और पॉइंट ऑफ टाइम होने के कारण यहाँ पर सिंस का प्रयोग हमने किया है। उसके बाद में है प्रश्नात्मक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस। वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड्स। हैड सी बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से फिल्म देख रही थी। हैड, क्या, सी, बीन, तो यहाँ देख सकते हैं हैड और बीन के बीच में हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना है। बीन का प्रयोग ING फॉर्म के पहले हमें यूज़ करना है। हैड दे बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, क्या वो 3 घंटे से सो रहे थे। क्या, दे, वे, बीन स्लीपिंग, सो रहे थे, फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से। आज शब्द का यूज़ होने के कारण हमने यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया है। वाई हैड यू बीन रनिंग फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 आवर्स, तो यहाँ देख सकते हैं क्या, हैड यू बीन रनिंग, तुम दौड़ रहे थे, फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे से, तुम 5 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे।
तो यहाँ पर क्यों शब्द होने के कारण वाई का प्रयोग, उसके बाद हेल्पिंग, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद आर शब्द होने के कारण यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया गया है। वेयर हैड वी बीन लिविंग सिंस 2015, वे 2015 से कहाँ रह रहे थे। तो पॉइंट ऑफ टाइम होने के कारण सिंस का प्रयोग, हैड बीन का प्रयोग, दोनों के बीच में सब्जेक्ट का प्रयोग, कॉन्टिन्यूस होने के कारण आईएनजी का प्रयोग, और डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने के कारण यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। लास्ट पॉइंट है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नात्मक भी और नकारात्मक भी। यहाँ पर सिर्फ नोट कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट और बीन के बीच में हमें नोट का प्रयोग करना है। जैसे ऊपर हमने सेंटेंस पढ़ा था कि हैड सी बीन वॉचिंग, तो यहाँ पर नोट कहाँ लगाना है, सी और बीन के बीच में। उसी को मैंने इन्हीं सेंटेंस को यहाँ नीचे लिया है ताकि समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो कि हैड सी नॉट बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से फिल्म नहीं देख रही थी। तो यहाँ पर नोट भी आ गया है, साइन ऑफ इंटरोगेशन भी आ गया है, हैड बीन भी आ गया है, आईएनजी का प्रयोग भी यहाँ हो चुका है। यस नो टाइप है इसलिए यहाँ पर शुरुआत हमने हैड से करी है। हैड दे नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ पर 2 शब्द आपको लिखना है कि हैड दे नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वे 2 घंटे से नहीं सो रहे थे। वाई हैड यू नॉट बीन रनिंग फॉर 5 आवर्स, वाई हैड यू नॉट, तुम 5 घंटों से क्यों नहीं दौड़ रहे थे। वाई है तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा क्यों, तुम 5 घंटे से क्यों नहीं दौड़ रहे थे। आर शब्द होने के कारण फॉर का प्रयोग, नेगेटिव होने के कारण यू और बीन के बीच में नोट का प्रयोग, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होने के कारण हैड बीन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, कॉन्टीन्यूस होने के कारण आईएनजी का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। वेयर हैड वी नॉट बीन लिविंग फॉर 3 ईयर्स, हम 3 सालों से कहाँ नहीं रह रहे थे। नेगेटिव होने के कारण वी और बीन के बीच में नोट का प्रयोग, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होने के कारण हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड बीन, डब्ल्यू एच वर्ड होने के कारण शुरुआत हो जाएगी वेयर से, ईयर शब्द होने के कारण हमारा यहाँ पर प्रयोग होगा फॉर का, प्रश्नात्मक वाक्य होने के कारण साइन ऑफ इंटरोगेशन। मुझे आशा है जिस तरह से आपके प्रेजेंट टेंस समझ में आया होगा उसी तरह से ठीक उसी पैटर्न पर आपको पास्ट टेंस भी समझ में आया होगा। थोड़ी सी स्पीड मेरी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि हमें समय पर पाठ्यक्रम भी हमें पूरा करना है। तो आज के वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।